हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ला टेक गुरुजी। मैं प्रवीण कुमार तिवारी आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों के विषय में, क्योंकि इंटरनेट का यूज़ आज हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन इनका यूज करते समय अपने को कुछ सावधानियाँ बरतना चाहिए, नहीं तो ये अपने को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पर। आज मेरा टॉपिक है इंटरनेट पहुंचा सकता है आपको सीधा जेल, भूल कर भी सर्च ना करें ये चीज़ें। देखिए, आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। ख़ास तौर पर कोविड जैसी बीमारी के बाद से एजुकेशन से लेकर बैंकिंग तक लगभग हर काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है। साइबर क्राइम कंप्यूटर और नेटवर्क के इस्तेमाल द्वारा किए जाने वाला कोई भी अपराध है, जहां कंप्यूटर को या तो हथियार के तौर पर या फिर टारगेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखिए, एटीएम पर क्रेडिट डेबिट कार्ड की क्लोनिंग, रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, केवाईसी फ्रॉड, क्रिप्टो जैकिंग, ड्रग्स और डार्क वेब के जरिए अवैध हथियारों की बिक्री, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से संबंधित साइबर क्राइम के बारे में रोजाना की स्टोरी और मीडिया में लॉटरी, सोशल इंजीनियरिंग, वेब डिफेक्शन, साइबर टेरर आदि की खबरें आती रहती हैं और आप लोग भी इसको पढ़ते होंगे। साइबर क्राइम सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं, जिसमें साइबर टेरर, कंप्यूटर वायरस स्प्रेडिंग, साइबर एक्सटॉर्शन, सरकारी वेबसाइट्स की हैकिंग आज शामिल हैं। लोगों के खिलाफ अटैक में उत्पीड़न, स्टॉकिंग, प्राइवेसी पर अटैक, संपत्ति पर बर्बरता, प्राइवेट जानकारी की चोरी और कॉपीराइट आदि शामिल है। साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट के नाम से जाना जाता है और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है। आईटी एक्ट 2000 जो 17 अक्टूबर सन 2000 में लागू हुआ, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है। आईटी एक्ट को बाद में वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था। देखिए, ये एक्ट बनाया गया था सन 2000 में, जो आईटी एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। कुछ ऐसे चीज़ें थे जो जोड़ा गया था, जो वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था इसको। और एक्ट साइबर क्राइम और दंड को दर्शाता है। इस आईटी एक्ट के तहत भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट में भी बदलाव किए गए। इस एक्ट का उद्देश्य ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी करना है। देखिए, ये जो एक्ट है, आईटी एक्ट वर्ष 2008 में जो संशोधन किया गया, किस एक्ट को संशोधन किया गया, जो 17 अक्टूबर सन 2000 में आईटी एक्ट लागू किया गया था, उसी एक्ट में संशोधन किया गया था। और जब ये एक्ट में संशोधन किया गया तो इस एक्ट को सीधा सीधा ये बताया गया और या इस तरीके से इसको पारदर्शित किया गया कि ये साइबर क्राइम और दंड को दर्शाएगा। इस आईटी एक्ट के तहत भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट में भी बदलाव किए गए। जो आरबीआई का एक्ट है उसमें भी बदलाव किए गए। इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य था, ई गवर्नेंस का मतलब होता है इंटरनेट से जुड़ी जो गवर्नमेंट्स की सर्विसेज हैं, वो सब चीज़ें आती हैं ई गवर्नेंस में। ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन जैसे ये सब चीज़ें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें होते हैं ई बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी करना, कहने का मतलब है ई कॉमर्स जो ई बिजनेस होते हैं, इनमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इन सब का मेन उद्देश्य था कि इन सब में होने वाले जो कभी फ्रॉड होते हैं, ऐसा चीज़ें होते हैं, इन पर निगरानी किया जा सके। तो देखिए, आईटी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जिनके तहत साइबर क्राइम दर्ज किए जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर आता है सेक्शन 65, जो कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने पर यह सेक्शन लागू होता है। जैसे दोषी पाए जाने पर, यदि इस सेक्शन के थ्रू कोई भी पर्सन दोषी पाया जाता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा और या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह के अपराध का एक उदाहरण है, जैसे कि एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारियों को अदालत ने दूसरी कंपनियों के सेल फोन के इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी ठहराया, जिसने फ़ोन को बेचने से पहले लॉक कर दिया था ताकि सिर्फ उसके सिम के साथ काम किया जा सके। लेकिन जब दूसरी कंपनी ने
जो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जब उसका यूज़ करके वो खुद अपने में उसको यूज़ करने लगे, कहने का मतलब अपनी कंपनी में यूज़ करने लगे, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और फिर उनको सेक्शन 65 के थ्रू जो है उनको सज़ा दी गई। फिर आता है सेक्शन 66, कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग या कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क का अनऑथराइज इस्तेमाल, दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और या 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। एक उदाहरण, जैसे कि जब एक अपराधी ने ब्रॉडबैंड की अनऑथराइज्ड एक्सेस द्वारा एकेडमी नेटवर्क में हैक किया और एक्सेस से इनकार करने के लिए यूजर्स के पासवर्ड को बदल दिया, तो ऐसे में अपराधी को आईटी एक्ट सेक्शन 66 के तहत सज़ा दी गई थी। और फिर आता है सेक्शन 66C। अब सेक्शन 66C है फ्रॉड के लिए पासवर्ड, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर हो गए, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान की अन्य चीज़ों का उपयोग करके पहचान की चोरी करना इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे कि जब एक अपराधी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड लिया और अनधिकृत तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में ऑनलाइन लेन देन करके लाभ को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसे अपराधी को जो है धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया गया था। फिर आता है सेक्शन 66D, कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड करना इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। एक उदाहरण, जैसे कि एक अपराधी जिसने एक महिला के तौर पर खुद को दिखाया और एक बिजनेस को एक फेक ईमेल आईडी बनाकर उससे 96 लाख रुपए निकालने के लिए बहकाने की कोशिश की और उसे साइबर रिश्ते में फंसाया, तो ऐसा अपराधी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसे धारा 66D और विभिन्न अन्य आईपीसी धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था। फिर आता है सेक्शन 66E, निजी क्षेत्रों की फ़ोटो लेना, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उन्हें पब्लिश करना या फैलाना इस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और या 2 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। देखिए, ये सेक्शन 66E बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग देखिए आजकल क्या है, किसी का फ़ोटो जैसे फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींच के उसको फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। यदि उस व्यक्ति का जिसका फ़ोटो खींचकर उसने वायरल कर दिया वो एक्शन लेता है, तब वो सेक्शन 66E के अंतर्गत उसके खिलाफ वो अपराध दर्ज करवा सकता है। फिर उसके लिए जो भी सज़ा होगी वो सेक्शन 66E के तहत ही दी जाएगी और ऐसे पर्सन को दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद भी हो सकती है या 2 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। फिर आता है सेक्शन 66F, साइबर टेरर एक्ट। ऐसे दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है। जैसे कि जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को इन संस्थानों पर नियोजित टेरर अटैक को रोकने के लिए चुनौती दी थी। अपराधी को आईटी अधिनियम की धारा 66F के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आता है सेक्शन 67, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अश्लील सूचना को पब्लिश करना। इस अपराध में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई अश्लील सूचना हो गई उसको सोशल मीडिया में पब्लिश करना, यह सेक्शन 67 के अंतर्गत आता है। इस मामले में कोई भी व्यक्ति जो अपराधी होगा उसको 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। जैसे एक उदाहरण है कि जब मुंबई के एक आरोपी ने पीड़िता द्वारा शादी से इनकार करने के बाद उसकी अश्लील जानकारी इंटरनेट पर पोस्ट की, तब अपराधी को आईपीसी के कई सेक्शन के अलावा आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत पकड़ा गया था और ऐसे अपराधी को सेक्शन 67 के अंतर्गत जो सज़ा थी उसको दिया गया था। फिर आता है सेक्शन 379 जो चोरी के लिए
3 साल तक की सज़ा और या जुर्माना लगाया जा सकता है। कई साइबर क्राइम चोरी के मोबाइल, कंप्यूटर या चोरी के डाटा का इस्तेमाल करके किए जाते हैं और इसलिए आईपीसी का यह सेक्शन पता चलता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी की मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, कंप्यूटर फ़ोन चोरी कर लिया या कंप्यूटर चोरी कर लिया, या ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो लोग चोरी करके उसका क्या करते हैं, उसका अपना यूज़ करके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब अपराध को घटित करते हैं। जब इस तरीके के अपराध को घटित करेंगे तो ऐसे पर्सन को पकड़ा जाएगा। ऐसे अपराधी को जब पकड़ा जाएगा तो उसको चोरी के लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इनका जो जुर्माना होता है वह आईपीसी इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन होता है उसके तहत उनको जुर्माना दी जाती है। और ये जो सेक्शन 379 है और उसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान भी है और उसके साथ वो सज़ा या जुर्माना या सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। वह अपराधी के जो जिस तरीके का अपराधी होता है उसके हिसाब से वह निर्भर करता है। फिर आता है सेक्शन 420 जो धोखा देना और बेईमानी से संपत्ति सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करना है। जैसे फेक वेबसाइट बनाना, साइबर फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम आईपीसी के इस सेक्शन के तहत 7 साल की जेल और या जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की यह सेक्शन फ्रॉड करने या फ्रॉड वाली वेबसाइट बनाने के लिए पासवर्ड चोरी से संबंधित अपराधों से संबंधित है। तो इसलिए देखिए कभी भी जब हम नेट को यूज़ कर रहे हैं तो अपने को सावधानी बरतना चाहिए कि ऐसे जगह पे जहाँ पे फ्रॉड होने की संभावना है, जैसे वेबसाइट बनाना, फ्रॉड वेबसाइट बनाना, सेक्शन फ्रॉड करना, फिर पासवर्ड को चोरी करना, तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर आता है सेक्शन 463 झूठे दस्तावेज या झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना। कभी कभी लोग झूठे दस्तावेज बना लेते हैं और झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना लेते हैं, जैसे फर्जी मार्कशीट हो गए, फर्जी चीज़ें, डिजिटल साइन हो गए। ये सब चीज़ें जो आते हैं तो ये सब क्या होते हैं, फर्जी माने जाते हैं और इनको सेक्शन 463 के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ईमेल स्पूफिंग जैसे क्राइम इस सेक्शन के तहत 7 साल की कैद और या जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। फिर आता है सेक्शन 468 सेक्शन 468 या फ्रॉड के लिए जालसाजी करने पर 7 साल तक की कैद और या जुर्माना हो सकता है। ईमेल स्पूफिंग इस सेक्शन के तहत दंडनीय अपराध है। कभी कभी क्या होता है कि लोग फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड कभी भी देखिए मेल के ज़रिए भी फ्रॉड किया जाता है। कभी भी अपने आप को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नेट को यूज़ कर रहे हैं तो अपने को फ्रॉड से बचना चाहिए, ठीक ना। तो कोशिश ये करना चाहिए नेट को यूज करते समय ये जो सावधानियां हैं अपने को बरतना चाहिए, जिससे हम लोग को अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस किए कि किस तरीके से अपने को इंटरनेट यूज करते समय सावधानियां बरतना चाहिए और उससे रिलेटेड एक्ट क्या क्या हैं इसके विषय में हम कुछ डिस्कस किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण आईटी एक्ट के विषय में डिस्कस किए हैं। और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी नेट को यूज करते समय उतना ही यूज करें जितनी अपने को ज़रूरत है, और यदि जो ज़रूरत नहीं है उससे यूज करने से बचना चाहिए। और कोई भी चीज़ है जैसे जहाँ पे हम गूगल पे या कहीं पे क्रोम पे जैसे हम सर्च करते हैं, गूगल क्रोम में सर्च करते हैं, तो सर्च करने से भी अपने को दूर रहना चाहिए, क्योंकि सर्च करेंगे तो फिर ये चीज़ें आएंगे, आईडी लगेगा, पासवर्ड लगेगा, फिर अलग अलग चीज़ें की तरीके से फ्रॉड होने की संभावना रहेगी। अपनी केवाईसी भी जा सकती है, फिर यही केवाईसी किसी की जनरेट हो सकती है, लॉगिन करके ओपन भी हो सकता है। तो इससे जब चीज़ें होंगी ना तो अपने को भी क्या होगा कि अपराधी ही माना जाएगा। इसलिए जब भी आप नेट को यूज़ करें तो सोच समझ के यूज़ करें। ये जिस टॉपिक पर आपको नहीं मालूम है पहले उसका आप नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद ही उसको सर्च करिए, नहीं तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए और
बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं रेगुलर लाता रहता हूँ। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।